वेलकम टू सिविल्स ऑनली। करंट अफेयर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 19 डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 2 अक्टूबर, 10 फरवरी, 14 दिसंबर या फिर 24 जनवरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार यानी कि 2022 में इसकी थीम थी चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। इसका उद्देश्य शांति और विकास सुनिश्चित करने में शिक्षा के महत्व को सुनिश्चित करना। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र की यह पहल SDG लक्ष्य 4 यानी कि सतत विकास लक्ष्य नंबर 4 जो है, टोटल 17 है ना, उसमें से जो 4 नंबर है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में है। इसको प्राप्त करने में मदद करेगी। और भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत में मनाया जाता है। और ये जो 24 जनवरी है, इसी दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, जो किसकी याद में? इंदिरा गांधी की याद में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी और इसको मनाने की शुरुआत 2008 में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव निम्नलिखित में से किस व्यवसायी को प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं मुकेश अंबानी, रतन टाटा, शिव नाडार या फिर अजीज प्रेमजी को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रतन टाटा को दिया गया है और यह असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 वर्ष से कम आयु की कितनी भारतीय आबादी ने G20 पीपुल्स क्लाइमेट वोट 2021 रिपोर्ट के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन को वैश्विक आपातकाल माना है? ऑप्शंस हैं 50%, 78%, 67% या फिर 90% से अधिक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 67%। G20 पीपुल्स क्लाइमेट वोट 2021 रिपोर्ट के अनुसार 58% वयस्कों की तुलना में भारत में 18 वर्ष से कम आयु के लगभग 67% युवा जलवायु संकट को वैश्विक आपातकाल मानते हैं और यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? ऑप्शंस हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर भारत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। भारत ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कृषि प्रसंस्कृत उत्पाद के निर्यात को पार कर लिया है, जिसमें खीरा और गार्किन के अचार शामिल है और इसके साथ ही भारत दुनिया में खीरा और इसके प्रसंस्कृत उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी बन गया है। भारतीय राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मुख्य राज्य हैं जो भारत से दुनिया भर में अचारी खीरे का सबसे बड़े निर्यातक हैं। गार्किन शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर नमकीन अचार वाले खीरे के लिए किया जाता है और गार्किन और वाणिज्यिक खीरे एक ही प्रजाति के होते हैं, लेकिन ये विभिन्न कृषक समूहों से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं पेरू, अर्जेंटीना, ब्राज़ील या फिर वेनेजुएला। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पेरू ने। प्रशांत महासागर के करीब 6000 बैरल तेल के रिसाव के कारण पेरू सरकार ने हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी है, जो कि 90 दिनों के लिए घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस किस शहीद की याद में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं भगत सिंह, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस या फिर चंद्रशेखर आज़ाद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस की याद में। भारत सरकार ने 2021 से 23 जनवरी को प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाने की शुरुआत की है और 23 जनवरी 2022 को यानी इस वर्ष सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती थी। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद की स्थापना की, इसीलिए 21 अक्टूबर को आज़ाद हिंद सरकार स्वतंत्र भारत के स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रैंकिंग रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शंस हैं परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर नीति आयोग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीति आयोग ने। नीति आयोग ने 22 जनवरी 2022 को अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठन रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के सहयोग से भारत में
इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैंकिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में आरबीआई के प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग दिशा निर्देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया गया है। आरबीआई के प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग योजना के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे कि कृषि, लघु उद्योग आदि को धन आवंटित किया जाता है जिन्हें क्रेडिट या वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो सकती है, खासकर उन मामलों में जहां इसकी कमी के कारण उन क्षेत्रों को भारी नुकसान हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारतीय पर्यावरण सेवा की स्थापना से संबंधित है? ऑप्शंस है TSR सुब्रमण्यम समिति, नंदन नीलेकणी समिति, NR नारायण मूर्ति समिति या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, TSR सुब्रमण्यम समिति। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से एक समर्पित भारतीय पर्यावरण सेवा की योजना के लिए तलब की है। 2014 में पूर्व कैबिनेट सचिव TR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति ने भारतीय पर्यावरण सेवा स्थापित करने की सिफारिश की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउती आंदोलन किस देश से संबंधित है? ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यमन या फिर कतर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यमन से। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने हाल ही में यमन में हवाई हमले किए हैं, एयर स्ट्राइक। इस हमले में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और इस हमले के पीछे की वजह यूएई पर हाउती आंदोलनकारियों का ड्रोन हमला था और सऊदी और यूएई जैसे अन्य 8 अरब देश हाउती आंदोलन के खिलाफ हैं। हाउती आंदोलन थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका क्या इतिहास रहा है। हाउती आंदोलन यमन संकट से जुड़ा हुआ है और यमन संकट 2011 में शुरू हुआ था, जब यमन में एक विद्रोह के कारण वहाँ के तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह को इस्तीफा देना पड़ा था और उनके इस्तीफे के बाद नई सरकार के शासन के अंतर्गत देश में आतंकवादियों की घुसपैठ, अलगाववादी आंदोलन और जिहादियों के हमले बढ़ने लगे। इसके साथ साथ बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी अपने चरम पर था। इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए हाउती आंदोलन और भी उग्र होता चला गया और यह आंदोलन वहाँ के अल्पसंख्यक शिया मुसलमानों का एक आंदोलन है और इस आंदोलन के हावी होने के कारण यमन की राजधानी सना पर भी इनका कब्जा हो गया। अब चूंकि सऊदी अरब सहित यूएई जैसे जितने भी अन्य 8 अरब देश हैं वो सुन्नी बाहुल्य क्षेत्र हैं, इसीलिए वे इस आंदोलन का विरोध करने लगे और अभी हाल की खबरों के अनुसार इन जितने भी आंदोलनकारियों ने यूएई पर ड्रोन हमला कर दिया। अब इसके कारण सऊदी अरब सहित अन्य 8 अरब देशों ने भी यमन पर एयर स्ट्राइक कर दिया है, जिससे सैकड़ों की जानें भी चली गई हैं और इससे यमन संकट हाल ही में चर्चा में फिर से आ गया है। और जो ये 8 अरब देश हैं इनको सऊदी अरब सहित यूके, अमेरिका और फ्रांस का भी समर्थन प्राप्त है। तो ये था हाउती आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपने लिविंग रूट ब्रिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं मिजोरम, मेघालय, असम या फिर सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघालय। देखिए, अभी ये लिविंग रूट ब्रिज यानी जीवित जड़ सेतु इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसको यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल करने की मांग हो रही है और ये लिविंग रूट ब्रिज स्थानीय जनजाति के लोगों द्वारा जीवित वृक्षों की जड़ों से बनाए जाते हैं और जीवित वृक्षों की जड़ों को अनुवर्धित कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुल में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे समय के साथ साथ ये और भी मजबूत होते चले जाते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।